अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी खबरें हैं मेरे पास। बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है पाकिस्तान आर्मी का। उस पे आने से पहले कुछ खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। अजीज दोस्तों, मेरी नज़र पड़ी आज एक पिक्चर पे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक मीटिंग को चेयर कर रहे थे। तो मैं हैरान रह गया कि ये भारत की डेमोक्रेसी कैसी डेमोक्रेसी है कि इसमें आपको एक भी वर्दी वाला नज़र नहीं आ रहा। एक भी आदमी आपको कहीं वर्दी वाला पीछे कोने में इधर उधर बैठा हुआ नज़र नहीं आता। जबकि पाकिस्तान का हाल ये है कि हर मीटिंग में, चाहे वो कैबिनेट की मीटिंग है, चाहे वो किसी फॉरेन डेलीगेट से मीटिंग है, कुछ भी है, एक वर्दी वाला पीछे बैठा होता है, हर चीज़ नोट कर रहा होता है। यानी ये कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी पाकिस्तान में है। चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, एक या दो फौजी वर्दी में बाकायदा उन मीटिंगों में शरीक होते हैं। आप ये देखें कि हर मीटिंग में आप जहाँ भी देखेंगे, अगर पूरी मीटिंग की तस्वीर आएगी आपके सामने, तो ये लाजमी है। इवन लास्ट वीक की बात है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक मीटिंग में चेयर कर रहे थे, तो फिर दो पीछे वर्दी वाले बैठे थे। ये कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है पाकिस्तान की। आप ये देखें कि ख्वाजा आसिफ जाता है अफ़गानिस्तान, डिफेंस मिनिस्टर, तालिबान से मीटिंग करने। वहाँ पे आईएसआई के डीजी का क्या काम, एक सिटिंग लेफ्टिनेंट जनरल का क्या काम। भारत में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी एक सिविलियन है। अगर कहीं कोई सिक्योरिटी के मसले भी डिस्कस करने होते हैं तो अजीत डोवल साहब जाते हैं, एक सिविलियन। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ में आर्मी मस्ट होगी। कोई फॉरेन एम्बेसडर पाकिस्तान में है, उसको मिलना है तो वो पहले बाजवा से मिलता था, वासिम मुनीर से मिलता है। कोई फॉरेन मिनिस्टर आएगा कहीं किसी कंट्री का, वो बाजवा से या पाकिस्तान आर्मी चीफ से मिलेगा। भारत में हमने ये चीज़ें कभी नहीं देखी। पता नहीं किस किस्म की डेमोक्रेसी। ऐसी डेमोक्रेसी भी होती है जिसमें फौजी बिल्कुल ना हो। अजीज दोस्तों, ये अहमद बिलाल महबूब साहब ने बड़ा खूबसूरत एक आर्टिकल लिखा है डॉन अखबार में। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस हैं ना, वो आज़ाद फैसले करने की आदत नहीं है उनको। क्योंकि जब भी उन्होंने कोई आज़ाद फैसला करने की कोशिश की है, उनको ऐसी सज़ा दी गई कि उनको मिसाल बना के रख दिया गया और वो कभी उठ नहीं सके फिर इससे। और पाकिस्तान आज की जो पॉलिटिकल सिचुएशन देख रहा है, उसकी वजह ही यही है कि पाकिस्तान में कभी किसी पॉलिटिशियन को आज़ाद फैसले नहीं करने दिया गया। अजीज़ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आईएमएफ के हवाले से बात कर लें कि आईएमएफ से वापस वर्चुअल मीटिंग हुई और पाकिस्तान ने तो स्टेटमेंट यही दिया कि सब अच्छा है, आईएमएफ ने कोई नई डिमांड नहीं की है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए। कहाँ जनवरी, कहाँ मार्च, अभी तक इनके फैसले ही नहीं हो रहे, एग्रीमेंट नहीं हो रही। क्योंकि आईएमएफ पाकिस्तान पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। जो आईएमएफ की कड़ी शर्त थी, जो आर्मी के बजट के हवाले से, उससे आर्मी, उसको कभी आप प्रेस में नहीं देखेंगे, लेकिन उससे आईएमएफ खुश नहीं है। देखें, एक और चीज़ जो आईएमएफ कहती आई है कि आप फ्रेंडली कंट्रीज से जो आपकी कमिटमेंट्स हैं लोन्स की, उसको पूरा करके दिखाएं। तो अब जैसे चाइना से, तो चाइना से दो चीज़ें हुई हैं। एक तो $700 मिलियन की लोन रिवाइव हो गई और फिर एक 1.3 बिलियन की लोन थी, वो भी रिवाइव हो गई। उसमें से 500 मिलियन मिल गए और बाकी 300 और 500 मिलियन दो किस्तों में मिलेंगे। यानी टोटल 2 बिलियन की लोन रोल ओवर हुई है। ये वही लोन है जो पाकिस्तान ने रीपे की है रिसेंट में, तो उसको वापस लोन की सूरत में ले लिया है। दूसरा, चाइना से पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है कि चाइना ने पाकिस्तान का जो फेडरल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ना, 3.8 बिलियन जो इस वक्त है, उसमें 2 बिलियन चाइना के हैं। तो चाइना ने ये पाकिस्तान को रखने के लिए दिए थे 31 मार्च तक।
कि आप 31 मार्च को हमें वापस कर देना। अब वो पाकिस्तान ने इस महीने की एंड में वापस करना है, तो पाकिस्तान ने चाइना से रिक्वेस्ट की है कि आप इसकी मैच्योरिटी 1 साल के लिए बढ़ा दें, हम आपको 1 साल बाद दे देंगे, आप प्लीज़ मेहरबानी करें कि वो बढ़ा दें। दूसरी जो डेवलपमेंट सऊदी अरब के हवाले से है, तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब से रिक्वेस्ट की है कि आपकी भी जो लोन आपने हमें फॉरेन एक्सचेंज में रखने के लिए दी थी, वो अभी आप उसको भी आगे बढ़ा दें और हमें $2 बिलियन और दें। पाकिस्तान इस वक्त सऊदी अरब से मुसलसल रिक्वेस्टें कर रहा है, लेकिन अभी तक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कोई हाँ का जवाब नहीं दिया, और ये IMF की डील को पास करने के लिए पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि सऊदी अरब वो दे दे। वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि हम आपको $950 मिलियन की लोन देने को तैयार हैं, लेकिन उस सूरत में कि पहले आपकी IMF से डील हो जाए। और IMF कह रहा है कि पहले सऊदी अरब, इमारात और चाइना। तो चाइना के हवाले से तकरीबन मामला हो गए हैं। चाइना के जो 2 बिलियन वापस करने हैं इस महीने, उसके लिए पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है, लेकिन चाइना बैकडोर बातचीत में पाकिस्तान से अमेरिका के हवाले से कुछ रिजर्वेशंस हैं उसके, क्योंकि अमेरिका चाइना का टेंशन बढ़ता जा रहा है, और अमेरिका ने ताइवान को नए हथियार भी बेचे हैं, और ताइवान के हवाले से अमेरिका वहाँ पे काफ़ी एडवेंचर दिखा रहा है। जापान और साउथ चाइना सी में साउथ कोरिया और जापान के साथ मिल के वहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज भी करता रहता है, जिसकी वजह से चाइना को ये डर है कि अमेरिका इज़ लुकिंग फॉर ए बिग वॉर, और यूक्रेन में अमेरिका का वो पर्पस सर्व नहीं हुआ, इसलिए कि अमेरिका की कोशिश थी कि यूक्रेन को अफ़गानिस्तान बना देंगे और वहाँ पे रशिया को दफन कर देंगे, जैसे हमने सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान में दफन किया था। तो वो पर्पस सर्व इसलिए नहीं हो सका कि अफ़गानिस्तान के पास इनको एक चमचा मिल गया था पाकिस्तान, और ज़ियाउल हक की पाकिस्तान आर्मी ने बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए उस जंग से, और पाकिस्तानी लोगों को मुजाहिदीन बना बना के वहाँ पे भेजते रहे, फिर तालिबान बनाई और ये सब चीज़ें की। जबकि यूक्रेन में इनको ऐसा कोई अड़ोस पड़ोस में टट्टू कंट्री मिला नहीं। जो यूक्रेन के आसपास हैं, या तो जॉर्जिया और बेलारूस हैं, जो वो रशिया के ग्रुप में हैं, और जो इस तरफ आ जाएं यूरोप की साइड पे, तो बल्गारिया, पोलैंड, रोमानिया वगैरह हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और वो पाकिस्तान की तरह बनाना रिपब्लिक नहीं है। तो वो ऐसी कोई चीज़ नहीं कर रहे कि जिसकी वजह से इनको ख़तरा हो कि इनके ऊपर रशिया हमला कर देगा। तो यूक्रेन में अमेरिका का पर्पस सर्व नहीं हो रहा, जो बड़ी जंग का था कि जंग फैलेगी, उसको हम फिर इंडिया, चाइना सब तक फैला देंगे, वो हो नहीं सका। तो अब अमेरिका उधर चीज़ देख रहा है, तो चाइना ने पाकिस्तान से कुछ श्योरिटीज़ मांगी हैं कि उस जंग की सूरत में अगर चाइना अमेरिका का क्लैश होता है, तो चाइना को पता है कि इंडिया अगेन न्यूट्रल रहेगा लाइक रशिया यूक्रेन। लेकिन यहाँ पे चाइना को डर ये है कि फिर अमेरिका को पाकिस्तान बेल आउट होने के लिए प्लेटफॉर्म दे देगा, और वो चाइना कुछ श्योरिटीज़ चाहता है। इसलिए पाकिस्तान ऐसा बुरा फंसा है कि IMF और वर्ल्ड बैंक अमेरिका है, उनसे पैसे लेता है, तो चाइना को श्योरिटी कैसे, मतलब वो कह रहे हैं चाइना से पहले लोन लेके आओ। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ऐसे में इमारात भी अभी तक खामोश है, और इमारात ने जो $2 बिलियन देने का वादा किया था, उस पर भी इमारात आगे नहीं बढ़ा। देखें, सऊदी अरब ने तुर्की को $5 बिलियन उनके फेडरल रिजर्व में रखने के लिए दे दिए, डायरेक्ट दे दिए फ़ौरन। हालांकि तुर्की से भी सऊदी अरब का पंगा था, और जमाल खशोगी जो सऊदी जर्नलिस्ट है, वो इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट के अंदर जाते हुए मारा गया था। तो उस पर तुर्की के अरब खान ने बहुत सख्त एक्शन लिया था, और गर्मा गर्मी चली थी तुर्की और सऊदी अरब की। लेकिन अब सऊदी अरब ने तुर्की को मदद की है। तुर्की का ये हाल था कि लास्ट गर्मियों में तुर्की के फेडरल रिजर्व $6 बिलियन रह गए थे, जो कि एक
इतने बड़े कंट्री के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट जंक्चर यानी एशिया और यूरोप के बीच में है, जो नेटो का मेंबर कंट्री है, उसके खाली $6 बिलियन रिजर्व रह गए थे। उसका लीरा 30% प्राइस इसकी रिवाइव हुई थी, यानी कम हो गई थी डॉलर के मुकाबले में। उसमें इन्फ्लेशन, महंगाई का एक तूफान आया था, तुर्की की इकोनॉमी क्रश हो गई थी। और अभी भी तुर्की जलजले के बाद $8.5 बिलियन इसके रिजर्व्स कम हुए हैं। तो सऊदी अरब ने मेहरबानी की है, $5 बिलियन तुर्की को ख़जाने में रखने के लिए दे दिए। पाकिस्तान को अभी तक आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं। हालांकि तुर्की की जो इस्लामिक गवर्नमेंट है ना अरबगान की, उसकी एक हिस्ट्री रही है कि ये पीठ में छुरा मारते हैं, ये नमक हरामी करते हैं। तुर्की के जलजले में सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जो मदद की थी वो भारत ने की थी, और भारत की टीमें वहाँ पे पहुँच गई थी और उसका अप्रिसिएशन भी किया था तुर्की ने। इस्तांबुल एयरपोर्ट पे हिंदी ज़बान में चीज़ें चली थी, सब कुछ किया था, लेकिन फिर वही कश्मीर, इंडिया में मुसलमान, ये वो, तुर्की अपने ड्रामे से बाज नहीं आया और इंडिया की पीठ में छुरा मारा। तो सऊदी अरब, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडिया का मामला ये है कि इंडिया किसी की मदद करता है ना तो बेलोस होके करता है और कोई उसका रिटर्न नहीं मांगता। जैसे अफ़गानिस्तान में सब ने तबाहियाँ मचाई, लेकिन इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर वहाँ पे खर्च भी किए और उनकी टीमें वहाँ पे 500 प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं। उन्होंने कभी उसका रिटर्न नहीं मांगा था, ना उन्होंने कोई पॉलिटिकल सपोर्ट मांगी थी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप ये करो या ये करो, कुछ भी नहीं। तो इंडिया की ये हिस्ट्री रही है। ठीक है, हमारा काम है, हम सनातनी हैं, हम आपके साथ भला कर रहे हैं, आप पीठ में छुरा मारते हो, हमारा क्या ले जाओगे भाई। हम ना डिप्लोमेटिकली, ना पॉलिटिकली, ना इकोनॉमिकली, ना मिलिटरीली किसी पे डिपेंड नहीं करते। हम इनफ स्ट्रांग हैं अपनी हर चीज़ को डिफेंड करने के लिए। ये इंडिया की पॉलिसी है। तो अजीज़ दोस्तों, IMF के हवाले से ये सारी चीज़ें हैं आपके सामने रखी हैं। पाकिस्तान में कौन पाकिस्तान की बर्बादी का जिम्मेदार है, वो ज़रा सुनिए। क्यों आप एटमी असासे लिख के देते हो, आप कर्जे की मद में बहरिया क्यों नहीं देते हो? कभी अपने एयरपोर्ट लिख के दे देते हैं, कभी मोटरवे लिख के दे देते हैं। DHA क्यों नहीं लिख के देते आप? ये बड़ी बड़ी सोसाइटियां जो बनी हुई हैं, ये क्यों नहीं लिख के देते? ये सारी इनको कौमी मिल्कियत में लेकर और इन सबको आलमी इदारों को दे दें कि अपने कर्जे इनसे, चूंकि खाया आपका सारा कर्जा इन्होंने है, आपके कर्जे सारे DHA में लगे हैं। DHA ले लो आप अपना, DHA को बेचना है, DHA को जो मर्जी है करना है करें। इस तरफ अवाम को उल्लू बनाकर अवाम को लूट के ज़ब्ह कर रहे हैं और अवाम को शऊर नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आप अपनी टाफी बिस्किट से और माचिस से भी उनकी IMF की अदा करें। मोटरसाइकिल वाला 1 लीटर 2 लीटर पेट्रोल डालता है और उसमें भी IMF का कर्जा शामिल है। एक गरीब, एक नादार, एक यतीम, एक बेवा एक बल्ब जलाते हैं, एक पंखा चलाते हैं, उस एक बल्ब के जलाने में भी IMF का शामिल है टैक्स उसके अंदर। अब मीडिया हमारा किधर लगा हुआ है, मजहबी रहनुमा किस चक्कर में पड़े हुए हैं, सियासत वाले किस गंद में लगे हुए हैं, असल अलमिया क्या है कौम का, उस तरफ न जजों की तवज्जो है, न जर्नल्स की तवज्जो है, न मीडिया की तवज्जो है, न सियासतदानों की तवज्जो है, और न कौम के अंदर इतना शऊर है कि ये हमें बर्बाद कर रहे हैं और हम इनके जुलूस और जलसे और इनके लिए अवाम हिमायत में निकलते हैं। और ये नस्ल अल्लाह के यहां बड़ी मुजरिम होगी। ये नस्ल 75 साल गुजरे हैं पाकिस्तान को, सदी भी नहीं आपने गुजरने दी इस ममलिकत को, और इसको नाबूदी के दहाने पे ले गए हो सारे मिलकर। क्या वक्त नहीं है कि यहीं पे रोक लो इन फसादियों को, इन लुटेरों को यहीं पे रोक लो और मुल्क इनसे आजाद कराएं अवाम। आसान तरीका है, धरने देने की जरूरत नहीं है, हड़तालें करने की जरूरत नहीं है, तोड़ फोड़ की जरूरत नहीं है, कुछ भी ना, मीडिया कैंपेन ना गैर मीडिया कैंपेन, फकत इनको वोट ना दो, इनको हुकूमतें ना बनाने दो, इन फासिदों में से कोई भी ना आए।
मुल्क की लोग बागडोर ना संभालेगी। ये मुल्क कर्जे भी अदा हो सकते हैं। अजीज दोस्तों, तालिबान से मीटिंग करने के लिए ख्वाजा आसिफ और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम डीजी ISI गए थे अफगानिस्तान। तो उन्होंने कहा कि देखें TTP वाले हमारे मुल्क में टेररिज्म कर रहे हैं, ये वो, आप उनको रोकें, वो आप ही का हिस्सा हैं, ये वो। तो तालिबान ने कहा कि भाई वो पाकिस्तानी नेशनल है, ठीक है, हमारा एक पॉलिटिकल ग्रुप है, जब हम अफगानिस्तान में जिहाद कर रहे थे तो हम TTP वाले हमारे साथ मिलके अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन वो आफ्टर ऑल हैं पाकिस्तानी नेशनल, आप उनको पाकिस्तान में रीसेटल करें। और यही चीज़ इमरान खान भी कोशिश करता आ रहा है, लेकिन ये रीसेटल होने के लिए एक लंबा चौड़ा इलाका मांग रहे हैं, फाटा, स्वात, ये सब, और वहाँ पे वो इस्लामिक शरिया नाफिज करना चाहते हैं। और अगर एक बार ये यहाँ पे इनको एक जगह मिल गई और जहाँ पे इन्होंने अपने मोर्चे बना लिए, तो फिर इनको आगे पाकिस्तान में बढ़ने से कोई रोक नहीं सकेगा। और आफ्टर ऑल फिर इनका TTP का KP में पूरा कंट्रोल एक बार हो गया ना, तो वो ड्यूरेंट लाइन ख़त्म करके अफ़गानिस्तान से मिल जाएंगे। तो पाकिस्तान इस मामले में आगे बढ़ नहीं रहा। अजीज़ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के हवाले से ये है कि POK की जो गवर्नमेंट, सो कॉल्ड गवर्नमेंट है, क्योंकि POK में एक प्राइम मिनिस्टर होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, आज़ाद कश्मीर कहते हैं उसको, उसकी कैबिनेट होती है, लेकिन ये सब मोहताज होते हैं इस्लामाबाद में बैठे एक सरकारी ऑफिसर, ग्रेड 17 का सरकारी ऑफिसर या ग्रेड 19 का सरकारी ऑफिसर, जो अपनी एक सिग्नेचर से इनकी गवर्नमेंट भी ख़त्म कर सकता है। टोटली कंट्रोल्ड बाय इस्लामाबाद, कोई आज़ादी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स और टीचर को हिजाब पहनने पे लाजमी करार दे दिया है। और ये इन्होंने जितने भी आज़ाद कश्मीर यानी POK में जितने भी स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो लाजमी हिजाब पहनेंगी। ये जुल्म है और कुछ नहीं है। इसी तरह ये प्रोफेसर राजा सज्जाद हैं, ये अक्सर, ये भी POK से हैं लेकिन लंदन में रहते हैं, ये अक्सर बहुत ही डिटेल में हमें बताते हैं कि किस तरह POK में पाकिस्तान बदमाशियां करता है और कुछ ये सब चीज़ें। इन्होंने अभी एक ये लड़की की वीडियो शेयर की थी जो POK से है, वो कह रही है कि POK के लोग ने ये फैसला कर लिया है और ये जान लिया है कि हमारी सारी मुश्किलात का जिम्मेदार पाकिस्तान है और पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है जम्मू एंड कश्मीर। इसलिए हमको कहा जाता है कि तुम लोग पाकिस्तान के गद्दार हो, तो हम जब पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है तो हम पाकिस्तान के गद्दार कैसे हो सकते हैं। और ये अब पाकिस्तान को बैठ के सोचना है कि ये सब वेल विशर वाला पीरियड ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान ने हमें कुछ नहीं दिया सिवाय बर्बादी के, इसलिए हम पाकिस्तान से आज़ाद होना चाहते हैं। अजीज़ दोस्तों, रमज़ान आने वाली है, 15 दिन रह गए हैं रमज़ान में, और समझ लें कि तकरीबन 2.5-3 महीने रह गए हैं हज में। तो दुनिया भर से हाजी जाते हैं। सऊदी अरब का वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम हज एंड उम्रा है, क्योंकि जब मेरे फादर वहाँ की सेंट्रल बैंक में गवर्नर के PA थे, तो उस पीरियड ऑफ 70s और 80s में सऊदी अरब में तेल का बड़ा पैसा आता था। तो मुझे मेरे फादर बताते थे, क्योंकि गवर्नर स्टेट बैंक के ज़रिए ही सऊदी अरब के सारा फाइनेंसिस चलता था, तो वो मुझे बताते थे कि सऊदी अरब के 3 मेजर रिसोर्सेज ऑफ इनकम हैं। एक है पेट्रोल, एक है इंटरेस्ट यानी सऊदी अरब ने पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी उस ज़माने में, तो उसका इंटरेस्ट आता था। और एक और जो सबसे बड़ा पौधा है ना, वो हज और उम्रा है। और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इसको रियलाइज़ कर लिया था, तो इसलिए आपने देखा कि मक्का में 5 स्टार होटल्स और 7 स्टार होटल्स और हरम शरीफ के चारों तरफ बिल्कुल लास वेगास स्टाइल में
बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स, लग्जरी रेस्टोरेंट्स। क्योंकि हज और उम्रे के लिए दो किस्म के लोग जाते हैं, एक इंतहाई गरीब या मिडिल क्लास के लोग, वो बेचारे हरम शरीफ से दूर भी जगह मिले कोई होटल सस्ता तो वहाँ रह लेते हैं। क्योंकि असल कहानी ये है कि आपको उम्रा या हज करने जाते हैं तो आपको 5 टाइम हरम शरीफ में जाके नमाज पढ़नी है। तब आप खुद सोचें कि 5 किलोमीटर दूर अगर आप होटल में रहते हैं तो समझ लें कि आपको 5 बार दिन में आना है और 5 बार जाना है। इतनी गर्मी होती है, इतनी धूप होती है, तो इसलिए गरीबों का तो ये है। अमीर लोग क्या करते हैं कि चारों तरफ जो 5 स्टार 7 स्टार होटल है उसमें ठहरते हैं, उससे सऊदी अरब को बहुत इनकम होती है। फिर क्या होता है कि जो भी हज उम्रा करने आता है वो वापसी पे हदिया लेके जाता है। हदिया ये होता है कि आप सबको गिफ्ट देंगे, अपने ख़ानदान वालों को। ये एक रिवायत है हमारे मुसलमानों में, मतलब पाकिस्तानियों में ख़ास तौर पे, और पूरी दुनिया के लोग। तो वो क्या करते हैं, वहाँ से शॉपिंग बहुत करते हैं, सस्ती भी शॉपिंग करेंगे, और जो अमीर लोग हैं वो महंगी भी शॉपिंग करते हैं। तो सऊदी अरब की इकोनॉमी को बड़ा फ़ायदा होता है इन चीज़ों का। और अब जो मोहम्मद बिन सलमान ने किया है, जो इन्वेस्टमेंट, ये इतने बड़े बड़े होटल और ये बनाए, उससे सऊदी अरब को बड़ा इनकम आती है। इस बार हज के लिए पाकिस्तान में डॉलर तो है नहीं, तो पाकिस्तान ने 50% हज कोटा है ना, उनको दिया है जो डॉलर में पेमेंट करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान हाजियों से पैसे ले लेता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट वहाँ पे उनके रहने का, खाने पीने का सब बंदोबस्त करती है, और एक पैकेज ले लेती है इनसे कि आप इतने पैसे दो। आजकल तो 10-15 लाख का हज हो गया है, बहुत महंगा कर दिया है, गरीब तो सोच भी नहीं सकता। तो अब उसमें भी इन्होंने डॉलर कमाने के लिए ये कर दिया है, और लग ये रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ हाजी है ना इस बार हज करने के लिए नहीं जा सकेंगे। अजीज़ दोस्तों, एक और ख़बर अफसोसनाक कह लें कि ये फयाज़ चौहान है ना, जो इमरान खान का चमचा, इनकी ज़बान, इनके बयान सुन के बड़ी शर्म आती है। इसने कहा कि नवाज शरीफ को से अगर, मरियम नवाज ने अभी एक जलसे में कहा था कि अगर इमरान खान तो बुज़दिल है, अगर उसको बहादुरी चाहिए तो थोड़ी नवाज शरीफ से बहादुरी उधार ले ले। तो फयाज़ चौहान कहता है कि नवाज शरीफ से बहादुरी उधार लेना ऐसे ही है जैसे आप सनी लियोन से इज्जत उधार लेते हैं। सनी लियोन मेरी नज़र में एक इज्जतदार औरत है भाई। इन्होंने ये एक बना लिया है कि इज्जत है ना वो औरत की टांगों के बीच में फंसी हुई है। बस मर्द चाहे कुछ भी करे, उसकी इज्जत का कुछ भी नहीं होता, सारा कुछ औरत के ऊपर है। सनी लियोन ने जो भी करती थी भाई खुलेआम करती थी, और उसका वो पर्सनल लाइफ थी। मेरी नज़र में भारत में, पाकिस्तान में जो कॉल गर्ल्स कह लें या जो जिस्म बेचने का धंधा करती हैं, उससे आम आदमी को क्या नुकसान है भाई? आपकी इज्जत क्यों खतरे में पड़ जाती है? तो ये सनी लियोन की बात करते हैं। सनी लियोन, फयाज़ चौहान तुमसे, तुम्हारे इमरान खान से लाख दर्जे इज्जतदार है। और इमरान खान के वकील ने अभी एक डॉक्यूमेंट जमा कराया है अदालत में कि इमरान खान दरअसल लाहौर से इस्लामाबाद सफ़र नहीं कर सकता क्योंकि उसको हेमरॉइड यानी बवासीर की बीमारी है। एक तो शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, जिसको देखो अब बवासीर आ गई है इनके पास। तो अब ये इमरान खान को बवासीर है, और इसकी जो बीमारी है ना वो बड़ी स्पेशल बताई है। उसका नाम है प्रोलेप्स, रेक्टल प्रोलेस और हेमरॉइड। तो भाई लोगों ने गूगल से इसका मतलब निकाला है, और इसका मतलब ये है कि रेक्टल प्रोलेप्स का मतलब ये होता है कि आपके जो अंदर है ना वो कुछ चीज़ें बाहर लटक रही होती हैं, और इसका नतीजा, ये वजह इसकी ये है कि जो भी गे होता है ना वो उसके साथ ये मसले होते हैं। तो इमरान खान की हर चीज़ से साबित हो रहा है कि इमरान खान क्या था, उसका कैरेक्टर क्या था।
तो अजीज़ दोस्तों, इमरान खान के हवाले से वही है कि अदालतें इसको बचाने के लिए आ जाती हैं, इसकी ज़मानतें हो रही हैं, इसको गिरफ़्तार करने जाते हैं तो वो अपने कारकुनों की फ़ौज जमा कर लेता है और ये है कि कुछ हो नहीं रहा। ये कहता है कि मेरे ऊपर 76वां केस दायर कर दिया है, मेरे ऊपर 76 FIR कट चुकी हैं, बहुत जल्द मेरी सेंचुरी हो जाएगी और मुझे गद्दार बना दिया है। लेकिन 76 केस जिसके ऊपर हैं उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे। और अली वजीर के ऊपर एक केस था तो कई साल उसको गिरफ्तार किया हुआ है। तो उसको बचाने के लिए अदालत आ जाती है। अभी इसकी एक केस में ज़मानत ख़त्म हुई, अदालत ने इसके नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू किए। यह हायर कोर्ट में गया, हायर कोर्ट ने वो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट है वो कैंसिल कर दिए। तो इसको बचाने के लिए अदालतें आ जाती हैं। अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान जाने से पहले आखिरी खबर शेयर कर दूं कि इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदू स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने होली मनाई और कुछ लिबरल हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो भी उनके साथ शामिल थे। तो इस्लामी जमीयत तुलबा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह लें, ये जमात इस्लामी और जमीयत उलमा पाकिस्तान की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हमला कर दिया और काफ़ी लोगों को मारा कूटा और वहाँ पे 15 ज़ख्मी हो गए। ज़रा कंपेयर कर लें कि भारत में ईद मिलादुन्नबी, मुहर्रम, रमज़ान ईद, बकरा ईद धूमधाम से मनाई जाती है, कभी उनको रोका नहीं किया। भारत में अगर किसी के रिलीजियस फेस्टिवल को रोका जाता है, पथराव किया जाता है, तो वो हिंदुओं का अपने फेस्टिवल्स हैं अपने ही देश में। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ अपना फेस्टिवल तक नहीं मना सकते। अब अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर कई हमले किए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के कमांडरों ने होशाब में फ़ौज की एक टीम के ऊपर तुर्बत के इलाके फ़ौज की टीम के ऊपर और दूसरा हमला किया तुर्बत के इलाके चासर में फ़ौजी चौकी पे। और होशाब में फ़ौज की एक टीम जा रही थी तो जदीद हथियारों से हमला किया, जिसमें से 2 फ़ौजी मारे गए, 3 ज़ख्मी हो गए। इसी तरह 2 मार्च को केच के मरकज़ी शहर तुर्बत के इलाके चासर में फ़ौजी चौकी पे दस्ती बम से हमला किया, जिससे भी काफ़ी नुकसान हुआ। इसी तरह जो सबसे बड़ा हमला हुआ ना, वो हुआ सिब्बी में कंबड़ी पुल पे बलूचिस्तान कांस्टेबलरी पुलिस की गाड़ी को बम से हमला किया गया, जिससे पुल भी तबाह हो गया और 9 पुलिस वाले फ़ौरन मर गए और 16 शदीद ज़ख्मी हैं। इसके बाद फ़ौरन आर्मी ने हमला कर दिया इलाके के लोगों के ऊपर और सिविलियंस के ऊपर तबाही मचा दी। अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान की जो प्रेस रिलीज़ हैं उसके हवाले से कोस्टल हाईवे पे बम हमले से एक फ़ौजी गाड़ी तबाह, ऑफिसर समेत 8 अहलकार हलाक। ये मैंने आपको अभी जो खबर बताई ये इसका प्रेस रिलीज़ है। इसी तरह पंजगोर में पाकिस्तानी फ़ौजी पर हमला, आलाकार की हलाकत की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। पंजगोर में एक फ़ौजी को मार दिया गया। इसी तरह तुर्बत में फ़ौजी काफ़िले पे 6 मार्च को हमला किया गया, जिसमें 5 एहलकार मर गए, 4 ज़ख्मी हो गए। और इस तरह बलूचिस्तान से बहुत ज़्यादा ख़बरें आ रही हैं। हेरोनिक और सिब्बी में पाकिस्तानी फ़ौज पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। और ये डिटेल है, अब मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको इतना ज़्यादा फिर वो हो जाएगा, बोरियत हो जाएगी। तो इसलिए अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान है ना, उसमें बड़ी तेज़ी आई हुई है और बलोच कर्मचारी बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं इस वक्त। तो ये है कि होपफुली बलोचों की आज़ादी के दिन करीब आ रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर हम बलोचों को सपोर्ट मिल जाए इंटरनेशनली तो बलोचों की आज़ादी करीब हो जाएगी। पाकिस्तानी फ़ौज टीटीपी और बलोचों से बहुत ज़्यादा परेशान है और इनके ऊपर हमलों में बड़ी तेज़ी आई है।
बलूचिस्तान की टीमें जिनीवा भी पहुंची हुई हैं। 16 मार्च को बलूचिस्तान ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रही है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस यूएन के अंदर उन्होंने ऑर्गेनाइज की है। 13 मार्च से एक्टिविटीज़ जिनीवा में शुरू हो रही हैं। पोस्टर्स के हवाले से अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। आज मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया तो उसने कहा कि शायद पोस्टर हट गए हैं जो भारत के खिलाफ पोस्टर थे, क्योंकि भारत ने बड़ा शदीद एक्शन लिया और स्विस एम्बेसडर को बुला के एहतजाज किया कि उसकी लैंग्वेज, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसमें जो लैंग्वेज है कि भारत में क्रिश्चियनों को मारा जा रहा है, तो आप हमें बताएं तो कि कहाँ मारा जा रहा है। तो आप कैसे एक झूठे आदमी को या झूठी ऑर्गेनाइजेशन को झूठ फैलाने की अपने मुल्क में, अपने दोस्त मुल्क के खिलाफ कैसे इजाज़त दे रहे हैं। तो शायद अभी कंफर्म नहीं है, इस हफ्ते पोस्टर नहीं लगे, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन जैसे ही आएगी तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।